हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु के इस सेशन में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेपेजियम की कहानी। ट्रेपेजियम ये आपका ये समझिए एग्जाम ओरिएंटेड भी है, लेकिन मतलब कि कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारी कहानी इसमें बनती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, अच्छे से समझते हैं, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा आपको। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड आपकी पैरेलल होती है, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड आपकी पैरेलल हो। क्लियर? तो हमने कहा कि भाई यहां पे जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं वो हमारी दो साइड पैरेलल ये है, और ये दो हमारी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। अब केसेस कई बनते हैं। केसेस, पहला केस तो आपका ये बनेगा कि ये दोनों साइड आपकी पैरेलल जब ना हो, दोनों साइड आपकी बराबर ना हो। तो पहले हम एक जनरल उसके ट्रेपेजियम की बात करते हैं। जनरल ट्रेपेजियम आपका कैसा? ये है आपका जनरल ट्रेपेजियम, जहां पे मैंने कहा कि इनकी दोनों साइड्स आपस में बराबर, मतलब आपस में ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं ये बराबर नहीं है। ABCD हमारा एक समलंब चतुर्भुज रहा, ABC और D ये हमारा ट्रेपेजियम है, और इसमें हम ये कह रहे हैं इसकी हाइट सपोज आपको दे रखी है, ये इसकी हाइट है h, ठीक है। अब इसकी लंबाइयां भी हम कह देते हैं कि जो इसकी पैरेलल साइड्स है, जो आपकी समांतर भुजाएं हैं, उसकी लंबाइयां हम आपको दे रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, इसका एरिया जो दिया जाता है वो एरिया होता है क्या? हाफ ऑफ फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स A + B और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। इस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इस तरीके से एरिया हुआ। अब कुछ और रिजल्ट जो हमारे ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन करने चल रहे हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पे हमारे सामने एक ट्रेपेजियम दिया गया, एक जनरल ट्रेपेजियम है, ये A है, ये B है, ये C और ये D। अगर हम सपोज इसकी डायगोनल को यहां पे मिलाते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है CD और AB, ये दोनों आपकी क्या है? पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो जो एंगल बनेगा, सपोज यहां पे एंगल अल्फा बन रहा है, तो यही एंगल अल्फा यहां पे भी होगा क्योंकि आपका अल्टरनेट एंगल बन रहा है। लाइन की प्रॉपर्टी है नॉर्मल सीम। सिमिलरली अगर हम इसको मिला दें यहां पे, ठीक है, अगर इनको मिला दें तो वही सेम केस यहां बन रहा है। जितना एंगल ये बनेगा हमारा बीटा, उतना ही एंगल हमारा यहां पे बनेगा बीटा। और ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हमारे दोनों डायगोनल इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। क्लियर इतना? तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो आपको एंगल, हम बात करें एंगल AOB और एंगल BOC, तो दो एंगल आपको बराबर दिख रहे हैं। किन दोनों ट्रायंगल में? ट्रायंगल हम लिख दे रहे हैं OBC, ट्रायंगल OBC, और ट्रायंगल कौन सा? OAB, और ट्रायंगल OA और B। ये चूंकि दोनों जो आपके ट्रायंगल हैं, ये देखें तो दो एंगल आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर? ये दोनों ट्रायंगल आपस में होंगे सिमिलर, क्या कहते हैं? समरूप। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो छोटा, सबसे पहले OBC आपने लिखा, तो छोटे वाले ट्रायंगल में जरा बताएं, छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड क्या होगी? तो आप कहोगे OB। तो बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड देख लो तो आप कहोगे OC, OB हो जाएगी। अल्फा के सामने वाली साइड यहां से OD है, ये एक मिनट, हमने कहा छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड यही है OB, OD है ये OD, तो यहां पे लिख दिया OD। ऐसे यहां पे अल्फा के सामने वाली साइड ये लाइन है आपकी OB, ये आपने लिख दिया OB बराबर। अब बीटा के सामने वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल में तो आप कहोगे OC है, और डिवाइड बाई यहां पे बीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? OA, आप लिख दोगे OA। तो जो एक रिजल्ट हमें ध्यान रखना चाहिए वो कि अगर आपके सामने ट्रेपेजियम में, अगर ये आपका जनरल ट्रेपेजियम है और अगर किसी भी ट्रेपेजियम में आप डायगोनल को मिलाते हो जो कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखना, आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। OA इंटू OD जो होगा वो बराबर होगा OB इंटू OC के। एक रिजल्ट मुझे यहां से ये मिलता है, और ये भी मुझे पता चल जाता है कि दोनों आपके जो ट्रायंगल हैं, ये जो आपके दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो वहां से रिजल्ट क्या मिला? OA मतलब ये वाली साइड मल्टीप्लाइड बाय OD, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के आपस में बराबर होता है। ट्रेपेजियम का पहला कंसेप्ट हमें समझ आ गया। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, जब आपके सामने ये कह दिया जाए कि व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये आपका ट्रेपेजियम है, जनरल ट्रेपेजियम, ठीक है। जनरल तो अब नहीं रहा क्योंकि एक स्पेशल केस बता दिया इन्होंने। कहा ये गया कि भाई ABCD एक हमारा सपोज ट्रेपेजियम है, और ये कह दिया कि नॉन पैरेलल साइड्स जो है ये हमारा इक्वल है, मतलब जो साइड ये है वही साइड हमारी ये है। क्लियर इतना? अब इस केस में चलिए चेक करते हैं कि कौन कौन से रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हम आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे, उन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये चलो ठीक है, क्लियर, अब ये कह दिया हमने कि पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है।
पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, अगर आप पी क्यू को मिलाते हैं, पी क्यू को अगर आप मिलाते हैं, पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। अगर P और Q मध्य बिंदु है तो PQ की लंबाई जो आपको मिलेगी वो PQ की लंबाई हो जाएगी AB प्लस CD और डिवाइड बाई 2। रिजल्ट्स आपको ध्यान रहेंगे, काफी यूजफुल होगा, ठीक है। अगर ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे भाई क्या, अगर P और Q मिड पॉइंट है किसके, AB और CD के। क्लियर, पहला रिजल्ट आपको ये मिल गया कि जो PQ की लंबाई होगी वो क्या होगी, दोनों का सम का मतलब एवरेज। क्लियर, सेकंड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड रिजल्ट हमारा ये रहेगा, ये ABCD जो है, AB और CD, ABCD हमारा एक ट्रेपेजियम है और हमने कहा कि यहाँ पे डायगनल्स हैं, ये हैं डायगनल्स, ठीक है। जहां पे P और Q जो है, P एंड Q ये मिड पॉइंट्स हैं। P और Q जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट, तो भाई इन डायगनल के मिड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। डायगनल हम लिख दिया AC एंड BD। हमने कहा कि ये P और Q जो है, ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है उनके और डायगनल्स के। तो इस कंडीशन में जो PQ की लंबाई होगी, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपका, PQ की लंबाई जो होगी मेरे प्यारे बच्चे वो इनके डिफरेंस का हाफ होती है ना। तो आप लिखोगे कि AB माइनस CD और डिवाइड बाई 2। स्पेशल रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट आप पुट कर देना। P और Q अगर आपको कह दिया जाए कि डायगनल का मिड पॉइंट है, मतलब विकर्णों का मध्य बिंदु है, उस कंडीशन में आप PQ की जो लंबाई लिखते हैं वो इनके डिफरेंस का हाफ होती है। क्लियर, इतना यहां तक क्लियर हो गई। तो आपके सामने ट्रेपेजियम पे जो रिजल्ट्स हो सकते थे, स्पेशल केसेस जो बनते हैं, उनका डिस्कशन हमने आपके सामने किया। क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई किए जाते हैं। ABCD आपसे कहा गया कि एक आपका साइक्लिक ट्रेपेजियम है। साइक्लिक ट्रेपेजियम कहने का मतलब यही हुआ कि भाई जो आपके चारों वर्टेक्स होंगे वो उस पे होंगे, सर्कल पे, मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। AB डायमीटर है। क्लियर, तो अब इसको चलो हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक हमारा ये पहले तो एक सर्कल बना, AB डायमीटर बता दिया गया, हमने लिख दिया भाई ये हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है। AB डायमीटर रहा। क्लियर, अब कहा गया कि एक आपका ट्रेपेजियम है, जाहिर सी बात है कुछ इस टाइप में आपका बन रहा होगा और आपको कुछ एंगल बताए गए हैं। जैसे आपसे कहा गया कि एंगल जो आपका है, एंगल CAB की वैल्यू 30 डिग्री है। पहले तो ABCD पूरा बना देते हैं। ABCD कहा गया कि एंगल CAB मतलब कि ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री के बराबर, ये एंगल आपको 30 डिग्री के बराबर दिया है और आपसे पूछा है कि बताइए एंगल ADC का मान क्या होगा, मतलब आपसे ये एंगल पूछा गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखो 30 डिग्री आपको दिया गया, आपको पता है कि एंगल ACB ये आपका एक परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन ये है, ये रीजन ये 90 डिग्री होगा। क्यों भाई 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है एक समकोण, भाई एक जो सेमी सर्कल में आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है, एक अर्धवृत्त में जो आपका एंगल बनता है, क्वाड्रिलेटरल नहीं, एक अर्धवृत्त में जो आपका सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ये 90, ये 30, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है इतना, ये 60 डिग्री होगा। तो अब जरा समझिए आप इस चीज को, आपको ये पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, हम लोगों ने पढ़ा इस चीज को, एक चक्रीय चतुर्भुज अर्थात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ये एंगल का सम होता है वो कितना होता है, आपस में जो आमने सामने के एंगल। भाई अब ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, तो आप कहोगे एंगल बी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल बी प्लस इसके सामने कौन सा एंगल है, ADC, तो एंगल बी प्लस एंगल ADC ये होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर, जिसमें एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, ये आपका 60 डिग्री है। तो प्लस एंगल ADC की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 180, तो एंगल ADC जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 120 डिग्री के बराबर। क्लियर इतना, तो आपने देखा बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को यूज करके किस टाइप में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आइए इन चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आपके सामने ये है। कहा गया कि इन अ ट्रेपेजियम ABCD, एक आपका ट्रेपेजियम है ABCD, चलिए भाई ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है। ABCD हमने ट्रेपेजियम बनाया, कहा यह जा रहा है कि यहां पे BE जो है परपेंडिकुलर है AD पे, ठीक है, BE परपेंडिकुलर है AD पे और CF परपेंडिकुलर है AD पे। तो यहाँ पे नाम हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, नाम इसलिए चेंज करना चाहेंगे क्योंकि अगर AD पे परपेंडिकुलर है, अगर वो AD पे परपेंडिकुलर है तो हमें इनको AD को बेस पे रखना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया A और D,
तो ये हमारा पॉइंट बी हुआ, ये हमारा पॉइंट सी हो गया, ए बी सी डी। ये हमारा इस टाइप पे बना दिया। रीजन क्यों था, क्या क्यों ऐसा किया, क्योंकि एडी पर परपेंडिकुलर है तो हम एडी को बेस में रखना चाहते हैं, तो ज्यादा बेहतर हमारा फिगर ड्रॉ होगा। तो अब ये बोल दिया गया बी ई परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट हमारा ई रहा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी एफ परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट हमारा एफ रहा। ऐसा बोला गया, बी ई परपेंडिकुलर एडी, सी एफ परपेंडिकुलर एडी। अब एंगल बी ए ई की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री के बराबर, ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री के बराबर, और फिर आपसे बताया गया है कि एंगल सी डी एफ की वैल्यू है 45 डिग्री, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया। क्लियर। और आपसे कहा जा रहा है कि ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ए बी की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर बता दी गई, ये वैल्यू है आपकी 12 सेंटीमीटर ए बी। फिर बोला गया बीसी की वैल्यू जो है वो है 6 सेंटीमीटर के बराबर, बीसी मतलब कि ये ऊपर वाली साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। एबीसीडी का एरिया, अब जरा समझिए, आपको एबीसीडी का एरिया चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको किसकी किसकी जरूरत है, आप कहोगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब बीसी और प्लस फिर आपको क्या चाहिए, एडी चाहिए, है ना, पूरा एडी, और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट भी तो हमें ना पता, हमें हाइट भी नहीं पता, मुझे हाइट की भी वैल्यू निकालनी है, सही है, इतना मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो अब चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर ये हमारा 12 है, ये हमारी लाइन 12 है, ठीक है, और ये एंगल 30 है, तो ये जो हमारी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, आपको होगा 12 sin 30। कैसे, आपको पता है, अगर ये एंगल थीटा होता है, हाइपोटेनस आपका सपोज के है, तो ये के साइन थीटा, और ये बेस वाली वैल्यू क्या होती है, के कॉस थीटा। मतलब ए ई की अगर हम बात करें, ए ई कितना होगा, तो आपको हो गए 12 और कॉस थीटा। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, हम सभी जानते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ए ई की जो लंबाई मिल गई, जरा चेक करो ए ई की लंबाई कितनी हो गई, तो 12 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो आप लिखोगे 12 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, मतलब ये वैल्यू आ गई 6√3 के बराबर। बात करें अगर हाइट की, हाइट हमें कितनी मिल गई, बीई, हाइट जो मुझे बीई मिली वो कितनी है 12 sin 30, मतलब लिखोगे 12 मल्टीप्लाइड बाई sin 30, मतलब 1/2, मतलब ये वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब अगर ये लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर मिल गई हाइट, तो भाई ये हाइट दोनों सेम है, अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 होगा। अब मुझे यहां पे पता है कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल अगर 45 डिग्री है, तो अगर ये 6 है तो ये लंबाई भी तो मेरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर ही तो होगी। क्लियर है, 45 डिग्री मतलब क्या, परपेंडिकुलर बेस बराबर होंगे। एफ से लेकर के डी तक की जो वैल्यू मिली मुझे, एफ से लेकर के डी तक की वैल्यू वो मुझे मिल गई 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपको नॉर्मली एबीसीडी का अगर एरिया चाहिए, एबीसीडी का अगर हमें एरिया चाहिए तो हम लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी मिल गई आपको, हाइट मिली है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है 6 के बराबर। अब जरा चेक करो ये लंबाई कितनी हो गई, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अगर ये 6 है तो बीच वाला पोर्शन भी तो 6 होगा, यहां से लेकर के यहां तक आपने हाइट ड्रॉप की है, ये भी 6 होगा, ये 6 हुआ, ये 6, 6 और 6 मिलके 12, और ये वैल्यू कितनी आई थी मेरी 6√3 के बराबर। यहां से यहां तक पूरी हो गई आपकी 12, और ये वैल्यू है 6√3, आप लिखोगे 12 प्लस 6√3। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई यहां पे। तो इस चीज को आप लिख सकते हो यहाँ पे, अब एबीसीडी का एरिया भाई 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना बचेगा 3 लिख दिया, मल्टीप्लाइड भाई यहाँ पे कितना बचा है 6 प्लस 12 प्लस 6 18 हो गया टोटल। यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरी 18 के बराबर, ब्रैकेट में है 18, और प्लस कितना लिखा है, ये हुआ 18 प्लस 6√3। तो अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें ओवरऑल, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 के बराबर। क्लियर, 18 के बराबर आ जाएगा 6 कॉमन लेने पे, अंदर कितना बचेगा 3 प्लस √3। तो चाहे इतने पे छोड़ दे, चाहे आप इस पे √3 और कॉमन ले सकते हैं, चाहे इतना √3 और कॉमन ले लो, 18√3, तो ब्रैकेट में आएगा √3 + 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपके ऊपर है, चाहे ऊपर छोड़े चाहे यहाँ पे छोड़े। तो ओवरऑल कहानी यही रही कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप बस इतना फोकस क्या करो कि जो हमें डेटा है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो मिलेगा कहां से, इसी पे ज्यादा फोकस करना होता है। क्लियर इतना। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपके सामने कहा जा रहा है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, और एबी और बीओ को बढ़ाया जा रहा है। तो एबीसीडी एक आपका रोम्बस है, चलिए यहीं पे ड्रॉ करते हैं फिगर। ये आपका एबीसीडी एक रोम्बस है। क्लियर, और इसमें जो इनकी साइड्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि ए बी को हमने बढ़ा दिया ई तक, फिर हमने बी ए को आगे बढ़ाया और कहां तक, एफ तक। ठीक है,
और ये भी बोला गया कि F को लेकर के D से आगे बढ़ाया और E को हमने C से मिला करके आगे बढ़ाया, और ये दोनों सारे के सारे जाके मतलब G पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जो जो प्रॉपर्टीज जानते हैं उनको अब अप्लाई करने की बारी आई। जैसे अगर हम कहते हैं कि सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, तो आपको पता है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है ना, क्योंकि भाई रोम्बस की तो चारों साइड बराबर होती हैं। और आपने कहा कि ये जो जितना ये है उतना यही है, इसका मतलब ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हो गई। अब ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। हमारे ट्रायंगल की नॉर्मल सी प्रॉपर्टी, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। अब अगर ये थीटा थीटा हुआ तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 2 थीटा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये एंगल हमारा, ये जो एंगल बन रहा है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बहिष कोण है। एक्सटीरियर एंगल अपने सामने के दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, ये हमारा हो गया 2 थीटा। अब अगर ये इतना 2 थीटा हुआ तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, 2 थीटा के बराबर है। सही है, ये भी हमारा 2 थीटा होगा। अब आपको पता है कि सपोज हम ये साइड भी दोनों आपस में बराबर है, इसको हमने अपनी तरफ से अल्फा कह दिया, इसको हमने अपनी तरफ से अल्फा कह दिया। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। तो अब अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम देखें तो मुझे थीटा और अल्फा में एक रिलेशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा भाई, आपको पता है इस छोटे वाले ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल बी, ई और सी में जो तीनों एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो तीनों एंगल को जरा आप जोड़ो तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 थीटा प्लस और अल्फा अल्फा मिलके कितना हुआ 2 अल्फा, और ये वैल्यू कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर है। 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा हमारा 180 डिग्री के बराबर हुआ भाई। क्लियर है इतना, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो देखने में साफ समझ आ रहा है कि थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर है। एक रिलेशन तो मुझे मिल गया, थीटा और अल्फा का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब हम पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं, जी, एफ और ई में। पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम जी, एफ, ई में अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि एंगल जी प्लस एंगल एफ तो कितना है, वो थीटा है, लिख दो एंगल थीटा, प्लस फिर आप लिखोगे ये कितना है, ई कितना है, तो आप कहोगे अल्फा, अल्फा, और ये वैल्यू कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है। और आपको पता है कि थीटा प्लस अल्फा के बीच में आप एक रिलेशन निकाल चुके हो ऑलरेडी, कितना, 90 डिग्री का। तो आप कहोगे एंगल जी और प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिखोगे इक्वल टू 180। तो साफ साफ पता चल गया कि एंगल जी जो होगा वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, छोटी छोटी बातों को आप अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए ये चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जहां पे ये कहा जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम है PQRS, जिसमें बोला जा रहा है कि PO और QO ये दोनों जो है वो एंगल P और एंगल Q के बाइसेक्टर हैं। तो एक हम सबसे पहले तो भाई एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम रहा, PQ और RS। क्लियर। अब बोला गया PO और ये जो OQ है ये इसके बाइसेक्टर है, मतलब पॉइंट O हो गया। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल आपका थीटा तो ये एंगल भी आपका थीटा, ये एंगल अगर आपका अल्फा तो ये एंगल भी आपका अल्फा, ऐसे बताया गया। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया बताइए एंगल POQ कितना होगा, PO और Q कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हम अगर यहीं पे नॉर्मली अप्लाई कर दें, यहीं पे अगर नॉर्मल सा अप्लाई, एंगल POQ की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो आप कह सकते हो ना कि एंगल POQ, ठीक है, और प्लस इन दोनों का सम कितना होगा, थीटा और प्लस अल्फा, ये वैल्यू कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। यहां तक क्लियर है। और अब आपको ये पता है, नॉर्मल सी अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज में, तो आपको पता है कि थीटा और अल्फा के बीच जो रिलेशन बनेगा हमारा, ठीक है, थीटा और अल्फा के बीच जो रिलेशन बनेगा, ओवरऑल चाहे तो आप पूरे में अप्लाई कर दें। भाई अगर ये पूरा हमारा 2 थीटा है तो ये भी हमारा कितना होगा, 2 थीटा ही होगा। अगर ये पूरा हमारा 2 अल्फा है तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 2 अल्फा होगा। बात सही है। अब थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। अच्छा, हम सबको अगर ऐड करें, चारों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, या चारों को ऐड करने से बेहतर है आप ये देखें कि इन दोनों का सम कितना होगा। इन दोनों का सम, पैरेललोग्राम की कहानी जानते हैं कि इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180। चाहे इसको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बोलो, चाहे आप इसको बोल दे कि हमारे ट्रायंगल की लाइन की प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, 2 पैरेलल लाइन, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे आप कह सकते हो ना 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू 180 के बराबर होगी। तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर, 90 के बराबर हो जाएगी। भाई थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 के बराबर। और आपने अभी अभी एक रिलेशन ऊपर देखा कि एंगल POQ प्लस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, और थीटा प्लस अल्फा आपने देख लिया कि 90 डिग्री के बराबर है। तो क्या हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि एंगल POQ की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री के बराबर। भाई ये भी 90 रखोगे तो 180 में 90, 180 में 90 सब्ट्रैक्ट होगा, आपका एंगल POQ की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 90 डिग्री के बराबर आ गई। तो ध्यान रखें,
हमेशा जब आपके किसी पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपका एंगल जो बनता है वो राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है। क्लियर इतना? तो बात की जाए अगर इस क्वेश्चन की तो कहा जा रहा है कि इन अ क्वाड्रिलैटरल PQRS। अब देखो एक क्वाड्रिलैटरल बोला गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किसी स्पेशल क्वाड्रिलैटरल की बात नहीं की जा रही है। एक जनरल क्वाड्रिलैटरल कोई भी आप बना सकते हैं किसी भी शेप का, ठीक है। अब ये हमारा एक क्वाड्रिलैटरल है, कुछ भी आप बना दो, बस 4 साइड बनाना, PQRS ये हमारा नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल है। फिर इसमें यह कहा गया कि जो एंगल P और एंगल R है, एंगल P और एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल R, ठीक है। P का जो एंगल बाइसेक्टर है वो RS जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A पे। ऐसे ही R जो एंगल R का बाइसेक्टर है वो इस PQ लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B पे। अब एक चीज ये कही गई भाई कि अब जो एंगल P की वैल्यू दे रखी है वो एंगल P की वैल्यू बताई है 60 डिग्री के बराबर। तो अगर ये एंगल 60 है और आपको पता है एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री के बराबर। 30 डिग्री, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही बोला गया कि ये जो आपका एंगल R दिख रहा है, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये पूरा 100 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब अगर ये होगा आपका 50 तो ये एंगल भी आपका हो जाएगा 50 के बराबर। इतनी बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मेन काम ये हो रहा है, हमें इनकी वैल्यूज चाहिए। मतलब अगर ये एंगल अल्फा अपनी तरफ से मान लिया, हमने इस एंगल को अपनी तरफ से बीटा मान लिया, इन्हीं एंगल की अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए भाई? आपसे कहा गया PAS मतलब अल्फा और फिर बोला गया RBQ, ठीक है, मतलब RBQ मतलब अल्फा और ये बोला गया PA और S मतलब बीटा, इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इस एंगल की अगर आपसे बात करें, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये 50 है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा आपका? होगा ये एंगल हो जाएगा मेरा भाई 180 में घटाओगे दोनों को जोड़ के, आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करोगे 50 प्लस अल्फा, और इस 50 प्लस अल्फा को 180 में माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 130 और माइनस अल्फा। क्लियर है? 130 और माइनस अल्फा कहां से मिला? ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और यही कहानी हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखो तो इस ट्रायंगल ASP में तीनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा। तो आप अब जब इनको 180 से माइनस करोगे तो 180 में 30 घटाओ 150 आया, 150 में बीटा घटा दो तो ये जो एंगल मेरा निकल के आएगा वो आएगा 150 और माइनस बीटा, ये आ जाएगा। क्लियर? अब हमें पता है कि क्वाड्रिलैटरल के चारों इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अप्लाई कर दिया जाए, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एंगल पूरा कितना है? आप कहोगे 60 प्लस, यहां पे आप लिखोगे कितना हुआ? ये 60 डिग्री प्लस। इस एंगल की बात करें तो कितना है? ये है आपका 130 और माइनस अल्फा, प्लस इस एंगल की बात करें तो पूरा कितना है? 100, प्लस इस एंगल की बात करें तो कितना है? 150 माइनस बीटा, और ये बराबर है 360 के बराबर। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इसे एक एक करके 360 में पहले 60 घटाओगे तो कितना आएगा? 300। ऐसे सिंप्लीफाई कर देखो, 360 इधर है 360 में आप 60 पहले सब्ट्रैक्ट करो, कितना है? 300 में 150 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया? 150 में आप क्या करेंगे? 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 150 में 100। एक काम करते हैं, इस तरीके से लंबा बढ़ रहा है, आप इनको सबको ऐड करो नॉर्मली, कितना आएगा? देखो 130 और 60 मिलके हो गया 190, 190 में 100 ऐड करो हो गया 290, 290 में 150 ऐड कर दो तो 290 में पहले 100 ऐड करो, कितना होगा? 390, और 50 और ऐड कर दोगे तो वैल्यू होगी 440, 440 माइनस कॉमन लोगे तो अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा, और बराबर आगे लिखा है आपके सामने 360 डिग्री के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब जो हमें दिख रही है वो कितने के बराबर दिख रही है? 80 डिग्री के बराबर। अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आ गया? 80 डिग्री के बराबर। तो ओवरऑल जो हमारे सामने एक कहानी निकल के आई, आपके सामने अगर नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल भी बोला जा रहा है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल देखिए यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह की प्रॉपर्टी ही यूज हो रही थी हमारे सामने, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हुई, क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी तो कुछ थी नहीं, बस एक चीज हमने अप्लाई किया कि चारों जो सम होता है वो हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने देखा हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल में आगे ट्रेपेजियम के बारे में कुछ जानकारियां रखी। ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल पे मिसलेनियस क्वेश्चन किए, पहले स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में, फिर कुछ आगे वाले जो हमारे मतलब स्पेशल क्वाड्रिलैटरल, साथ ही साथ कुछ रैंडम क्वाड्रिलैटरल आपके सामने ऐसे आपके सामने रखे गए। आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चे इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई चीजें लेकर के, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है,
पॉलीगन वाले सेशन पे भी बात होगी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सारी चीज़ें लगभग पढ़ ही ली हैं। अब उसके बाद हम लोग का पॉलीगन ही बचता है, और उसके पहले 1-2 सेशन हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।